हम बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं भी देखा है तो वो भी यहाँ से काम चला सकते हैं, लेकिन हाँ लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। जरूरी है देखना, अगर मान लो वो चीज समझ में नहीं आएगी तो ये फिर हम क्वांटम नंबर समझ में नहीं आएगा। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। जैसे कि आप किसी चीज मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो ये क्वांटम नंबर पूरी जानकारी दे देते हैं, पता चल जाता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन कैसा है, कहाँ है, किस तरीके का है, ठीक है, सब कुछ ये बता देते हैं। तो पहली बात तो हमें जानना पड़ेगा किसके बारे में कि हमने पढ़ चुके हैं एटम, और एटम में क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, और ऑर्बिट मतलब दूसरा नाम क्या होता है इनका, शेल होता है। और शेल किससे मिलकर बने, तो आइए देख लेते हैं, ऐसे कहने से कोई फायदा नहीं है। देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियस, एटम में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर ये जो होता है पहला ऑर्बिट होता है, जिसके लिए हम कहते हैं n इक्वल टू फर्स्ट। उसके बाद फिर होता है ये सेकंड ऑर्बिट, और सेकंड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू होता है 2। ये ध्यान रहे, ये जो वीडियो बना रहे हैं 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि कंपटीशन लेवल पे भी इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने समझ के पढ़ा है तो क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, 11th में भी कर लेंगे और बाद में भी कर लेंगे। और ये ना भूलने वाली सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बार जब आप इसको पढ़ लेंगे तो कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से पढ़ाएं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम और बेहतरीन करते जाएंगे वीडियो को, ठीक। बहुत ही कोशिश की है। तो देखिए n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है। दूसरे ऑर्बिट तीसरे ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू होता है क्या चीज 3। ऐसे चौथे ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू क्या हो जाता है 4 हो जाता है। तो इसी तरीके से इनफाइनाइट ऑर्बिट पॉसिबल होते हैं, इनफाइनाइट शेल होते हैं, इनफाइनाइट कोर्स होते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो n इक्वल टू 1 k l m n, ये ऐसे भी नंबर इनको दे देते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ाया था कि जो n है, अगर n इक्वल टू 1 है 1, तो इसमें ये क्या है, ये शेल नंबर है, शेल है। और हमने ये बताया था कि सेल किससे मिलकर बनता है, तो आप कहेंगे सेल सबसेल से मिलकर बनता है। और हम ये बता चुके हैं पिछले वीडियो में, फिर भी आपको नहीं ध्यान है तो आप इसी समझ सकते हैं कि सेल ये n इक्वल टू इसके लिए 1 है, तो इसके लिए जो हो जाएगा कौन कौन से सबसेल होंगे इसमें, तो आप कहोगे इसमें S ही सबसेल होगा, ठीक। और S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, वो होता है S ऑर्बिटल, ठीक। एक ही ऑर्बिटल केवल होगा, ये वाला S ऑर्बिटल। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सेल की। दूसरे सेल में n इक्वल टू 2, और इसमें होता है S भी होता है, और इसमें P भी होता है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं 1 और ये 2 एंड 2, दूसरे सेल का S है। S किसी का भी हो, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे, किसी का भी हो, वो होगा तो भैया एक अकेला ही, ठीक। P, अब P जो होते हैं, हम P की अगर बात करें, इसको ले लेते हैं, तो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये px, py और pz। उसके बाद अगर बात करते हैं n इक्वल टू 3 की, तो इसमें S होता है, इसमें P होता है, और इसमें क्या होता है D। S होगा, P होगा, D होगा। तो ये 3 और 3 क्या कहेंगे, D में होते हैं 5, 1 2 3 4 5, कितने हो गए ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाते हैं। इसमें 5 ऑर्बिटल हो गए S, किसमें D में। तो यहां पर D में 5 ऑर्बिटल हैं। फिर आ जाता है n इक्वल टू 4। अगर 4 है तो इसमें कौन कौन से होंगे, 4s होगा, 4p होगा, और 4d होगा, और 4f होगा। f में होते हैं 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 1 6 और 7, इस तरीके से ऑर्बिटल होते हैं, ठीक। तो क्या देखा हमने कि n इक्वल टू 1, यानी पहले शेल में केवल एक ही सब शेल होगा। ये कॉलोनी का एक ऐसा मकान है जो सिंगल कमरे का बना हुआ है। और दूसरा n इक्वल टू 2, इसमें s होता है, p होता है। s चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, कहीं का भी होता है s। तो s में क्या होगा, s अकेला होता है, सिंगल होता है, ठीक। s जो शेल है, ये शेल 1 है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले में सबसे भीतर केवल S सबसेल ही होता है। और S सबसेल कहीं का भी हो
उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, ओनली वन। ठीक है, दूसरे की बात करें तो इसमें दो होते हैं, एस पी होता है, पी भी होता है, इसमें 3 होते हैं, एस पी डी एफ, इसमें 4 होते हैं, एस पी डी एफ। ठीक, तो ये हमने देख लिया। अब इस सब चीजों को हम इस तरीके से एक रे डायग्राम से भी इसको दिखा सकते हैं। किस तरीके से दिखा सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया था, शेल नंबर, तो शेल जैसे ये शेल है, हमारा शेल पहला शेल, यहाँ पर क्या था, फर्स्ट शेल n=1, उसमें सबसे कितना था, ए, तो यहाँ पर दिखाया गया n=1, और इसमें शेल तो पहला है ही, 1 होगा ही। उसके बाद इसमें कौन से मतलब सब शेल होंगे, तो एस सब शेल है, फर्स्ट एस सब शेल है, और एस फर्स्ट सब शेल में ये एस ही ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल। ठीक, उसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या, n=2 है, n=2 है, ये दूसरे सेल की बात कर रहे हैं, ये दिखाया गया, ये दूसरा सेल, और दूसरा सेल किन 2 से मिलकर बना है, s और p से। बिल्कुल यहां से क्लियर दिख रहा है कि s और p 2 से मिलकर बना है। अब देखिए s में तो सिंगल ही होता है, s कहीं का भी हम पहले कह चुके हैं, उसमें क्या होता है, सिंगल ऑर्बिटल होता है। तो ये तो हमने यहाँ लिखा नहीं है, यानी इसको हम लिखेंगे 1s ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला जो है p ऑर्बिटल है, तो p में कितने हो गए, 3, p ऊपर वाला सब शेल है, सॉरी ऊपर वाला सेल जो है सब शेल है p, ये सेकंड 2p। इस सब शेल में 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि p में, और ये p सब शेल है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ps, py, pz। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं किस पे, थर्ड वाले पे आ जाए। थर्ड वाले में क्या होते हैं, s होता है, p होता है, d होता है, तो sp_d होता है। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल दिखाए गए, 1 2 3 दिखाई दे रहे होंगे, 3p ऑर्बिटल्स। और उसके बाद आया कौन सा, d, तो d जो आता है, d में 5 होते हैं, तो यहां लिखोगे 5d ऑर्बिटल्स। ये कितने हो गए, 5d ऑर्बिटल्स हो गए। तो ये हमने इस तरीके से, इसका जो है वो इस तरीके से हम समझा सकते हैं, जिसमें हम ये चीजें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्बिटल्स हो गए, कि ऑर्बिटल्स कहाँ हैं, कैसे हैं, किससे मिलके बने हैं, और शेल है वो किससे मिलके बना है, सबसेल से, सबसेल किससे बना है, ऑर्बिटल से, किस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ये आपको यहाँ से याद करना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम आते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या होता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो ये भी देख लेते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। कक्षक का आकार, शेप ऑफ ऑर्बिटल। और शेप ऑफ ऑर्बिटल तब बात करें, पहले हम ये समझे कि ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं। तो ये ऑर्बिटल होते हैं 4 तरीके के। कौन कौन से, ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं, 4 तरीके के। तो ये 4 तरीके के हो गए हमारे शेप। एस ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में, ये स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शन होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई, क्योंकि चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो हर तरफ है। तो ये कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा होगा, स्फेरिकल। दूसरे की बात हम करते हैं, दूसरा कौन सा हमारे पास, जैसे पी, तो पी जो होता है वो इस तरीके होता है। ये हो गया डम्बेल से, ये कैसा हुआ, ये हम लिखते हैं स्फेरिकल, ये कैसा हुआ, डम्बेल। और डी जो होता है, ये डबल डम्बेल हो गया, डबल डम्बेल सेट हो गया। और एफ जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको बनाया नहीं जा सकता, बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हमारा जो हुआ, ये कैसा है, स्फेरिकल। स्फेरिकल स्फेरिकल बोलते हैं हिंदी में गोलाकार। ये डम्बेल और ये डबल डम्बेल। ये स्ट्रक्चर हो गए किसके, ये कौन सा है, एस है, और ये कौन सा है, पी है, ये कौन सा है, डी है। तो ये हमारे शेप हो गए, आकार हो गए एसपीडीएफ के
ठीक। तो अब इसमें जो है ये आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल हो गया, और एस की जो फॉर्म होती है वो शार्प होती है, पी की जो होती है वो प्रिंसिपल होती है, और टी की डिफ्यूज होती है, एफ की फंडामेंटल होती है। तो अक्सर पूछ लेते हैं, पूछ क्या लेते हैं, मतलब एक जनरल नॉलेज की तरह स्टूडेंट एक दूसरे से पूछते हैं। तो इसका भी हमने आपको ये जवाब दे दिया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक, अब अगला जो, बिल्कुल आप सही बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, अब तक जो वीडियो आए थे उससे कुछ डिफरेंट है या नहीं। अब हमारा जो अगला टॉपिक आएगा, जिसको हमने कहा था हम पढ़ाएंगे, अब वो टॉपिक आएगा, क्या है, क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर हमारा अगली हेडिंग, क्वांटम नंबर क्या है। इसमें देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको कितनी चीजें चाहिए, कितनी जानकारी चाहिए इलेक्ट्रॉन के बारे में? 4। क्यों भैया 4? ऐसे 4, जैसे देखो ये एटम है, उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट। तो पहली बात तो आप ये देखना चाहेंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन है कहां, किस शेल में है। तो पहले हम जानकारी चाहेंगे उसकी कि शेल में है, किस सेल में है, कहां है। ठीक है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, किस सेल में। फिर हम चाहेंगे इलेक्ट्रॉन की जानकारी। क्या, अगर हमने कहा जैसे मान लो वो दूसरे शेल में है या तीसरे शेल में है, n=3, हमने कह दिया कि वो तीसरे सेल में है। ठीक है, तीसरे सेल में दिक्कत हो जाती है, एस होता है, पी होता है, डी होता है, और जो तीसरा सेल होता है इसमें एस, पी, डी 3 सब सेल होते हैं। ठीक, हमने फिर उसके बाद बता दिया कि जो ये तो थर्ड हो गया, सब सेल। फिर किस सब सेल में है, तो हमने कह दिया मान लो पी सब सेल में। कितने में है, पी सब सेल में। ठीक, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां है। आपने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे ऑर्बिट में है, तो अब तीसरे ऑर्बिट में तो सबसेल कितने होते हैं, सबसेल होते हैं 3, एस, पी, डी, 3 सबसेल। तो किस सबसेल में है, आपने कह दिया कि वो पी सबसेल में है। पी सबसेल में भी दिक्कत होती है कि इसमें ऑर्बिटल होते हैं 3, px, py, pz। किस ऑर्बिटल में है, किस कक्षक में है इलेक्ट्रॉन, फिर आपको ये बताना ही पड़ेगा। लेकिन ये बताने के बाद, अरे भैया वो किधर सोया है, किधर मूवमेंट कर रहा है, ऊपर या नीचे, तो आपको इसके स्पिन के बारे में भी बताना पड़ेगा। इस तरीके से, क्योंकि हमारे लिए इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी के लिए 4 बातें केवल चाहिए। वो कौन सी, किस सबसेल में है, किस सेल में है, किस सबसेल में है, किस ऑर्बिटल में है, और कैसा स्पिन कर रहा है। तो हमें 4 बातों की जानकारी कौन देगा, जो नंबर देते हैं उनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। उनको ही हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर कितने तरीके के होते हैं, तो 4 तरीके क्वांटम नंबर हो गए। कौन कौन से हो गए, नहीं ध्यान रहा? तो क्वांटम नंबर 4 तरीके होते हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम आपको बताते हैं कि आपको याद कैसे रहेंगे। तो देखो याद कैसे रहेंगे, ये क्या लिखा है, पाजी। ठीक, मांगे क्या चीज, स्पिन। अरे भैया क्यों मांगे पाजी स्पिन, आपके पास स्पिनर था हरभजन सिंह, पंजाबी, पाजी मांगे स्पिन। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल
क्वांटम नंबर, फिर होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फिर होगा स्पिन क्वांटम नंबर। बोलो भैया, याद रहेगा, भूलोगे नहीं, है ना। पाजी मांगे स्पिन, हरभजन सिंह स्पिनर थे तो पाजी मांगे स्पिन, इस तरीके से आपको ये याद रखना है। तो 4 पॉइंट नंबर हो गए। तो अब इनके डिटेल के बारे में देखो क्या क्या है। पहले हम हेडिंग डालें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहली बात तो डेफिनेशन ये लिखना पड़ेगी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण जानकारी देती है, ठीक है। दोज नंबर्स which gives complete information about electron are known as quantum numbers, ठीक है। तो इसको हम लिख लो इसको। तो ये आपका रहा क्वांटम नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। लिखने में बहुत टाइम लग रहा था इसलिए मैं इसको लिख दिया। अब वो क्वांटम नंबर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। हमने आज से क्या था, शॉर्ट वर्ड क्या था, पाजी मांगे स्पिन, पाजी मांगे स्पिन। ये पी से पहला है कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम और नंबर। जैसा कि नाम से चल रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन एनर्जी लेवल को ये बताता है। मेन एनर्जी लेवल कौन होते हैं भैया, अरे मेन एनर्जी लेवल कौन होते हैं, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल कौन होते हैं, शेल, कोश। तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या, इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। नाम से चल रहा है मेन मुख्य क्वांटम संख्या, यानी जो इलेक्ट्रॉन की मुख्य चीज को बताए वो क्या होता है, शेल होता है, कोश होता है, ठीक है। तो ये क्या किसको बताता है, एटम में इलेक्ट्रॉन के शेल को बताता है, इलेक्ट्रॉन के कोश को बताता है कि किस शेल में किस कोश में है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अरे भाई यही तो आप लिखते हैं, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। क्या है ये क्या है, यही तो है एनर्जी लेवल, यही तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या लिखेंगे कि वह संख्या जो इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है, जो इलेक्ट्रॉन के कोश को प्रदर्शित करती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। द क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट टू द क्या चीज, शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसकी डेफिनेशन इसकी भी लिख लो। तो ये डेफिनेशन इसकी हो गई, ठीक है। और इससे जल्दी भी हो गया, हमने लिख दिया, वरना लिख के तो बहुत टाइम लगता है, काफी मेमोरी चली जाती है उसमें, ठीक। तो ये पूरा हो गया। अब इसके बाद आता है सेकंड, हमने क्या कहा, पाजी मांगे स्पिन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब क्या आएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या डालना है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा हिंदी में कहते हैं इसको हिंदी में इसको कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। इंग्लिश में कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, हिंदी में कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। क्या पता चलता है भाई, हमने शेल की बात कर ली, अब शेल के बाद किसकी बात करेंगे, आपको सब शेल की बात करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, ये इलेक्ट्रॉन के सब शेल को रिप्रेजेंट करेगी, ये इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताएगी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर,
एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो इसको लिख लेते हैं। अब जो दूसरा क्या हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पहले ही बता चुके हैं आपको कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको बताती है, सब एनर्जी लेवल को। तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट टू द सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन। एन पे निर्भर करेंगे कि एन क्या है। ठीक है, और आप कह सकते हो कि जो एल कैसे डिपेंड करती है, किसी भी एन के लिए एल की वैल्यू जो 0 से n-1 तक होती है। भाई एक चीज समझ लीजिए, ये जो हमने लिखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये समझ लीजिए कि ये बाप है और ये बच्चा है। बच्चा कभी बाप से ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक, तो कभी भी एल की वैल्यू एन के इक्वल नहीं हो सकती है, उससे हमेशा कम रहेगी। कितनी कम रहेगी, 1 कम रहेगी। अब देखो ऐसा क्या होता है, देखो जैसे n=1 है तो एल की वैल्यू 0 होती है। अब आप ध्यान दीजिए, l=1 है यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, फर्स्ट एनर्जी लेवल की बात कर रहा है। और फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या होता है, एस होता है। एस कैसा होता है, स्फेरिकल। एस होता है स्फेरिकल। ठीक, तो ये हर तरफ इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए स्फेरिकल आता है ये। तो यहां पर जो एल की वैल्यू हो गई एस के लिए, हम ये कह सकते हैं एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक, अब कहीं पर पी है, तो पी है तो पी के लिए क्या होगी, 1। ठीक भाई, 0 एस कैसा होता है, स्फेरिकल। 0 अब देखो ऐसा रिलेटेड उससे कुछ है नहीं, लेकिन हम याद करने के लिए आपको क्या बता रहे हैं। ठीक, स्फेरिकल गोल होता है यानी एस की वैल्यू 0 हो गई, एल की वैल्यू 0 हो गई एस के लिए। उसके बाद पी कैसा होता है, पी होता है डम्बल सेट। किस तरीके का होता है पी, ऐसे कर तो क्या बन गया, ये 1 बन गया। ठीक, एस पी और डी। अब डी का कैसे याद रखोगे, तो डी का हो जाएगा 2। कैसे, 1 और 1 2, 1 इधर 1 इधर। ठीक, तो क्या हो गया, 2 आ गया। और एफ के लिए हो जाएगा ये 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, या 3 जहां पर भी 3, एक फ्रेंड होगा, कोई फ्रेंड नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक फ्रेंड होगा तो एक की तरफ भागेंगे आप। ठीक, 2 फ्रेंड होंगे तो आप 2 तरफ जाएंगे, और 3 फ्रेंड होंगे तो आप खुद भी नहीं सोच पाओ किधर जाएंगे। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, तो एफ का कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, ये स्फेरिकल, ये कैसा होता है, पी डम्बल सेट और डी डबल डम्बल और एफ ये। तो हम उससे हालांकि कोई मतलब नहीं है, फिर हम क्या है, लेकिन याद करने का एक ये तरीका हो गया आपका। कैसे कि कोई फ्रेंड नहीं, 0 एस हर तरफ ढूंढ सकते हो, पी। ठीक है, जितनी दोस्ती होती जाएगी, एस के लिए कोई दोस्ती नहीं। ठीक है, 0 पी के लिए एक दोस्ती है तो आप घूमेंगे, और डी के लिए डबल दोस्ती हो गई तो इसके लिए 2 आ जाएगा, और एफ के लिए तो 3 दोस्त अगर मान लो हैं तो फिर आपको खुद नहीं भरोसा कि आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या कॉम्प्लिकेट करेंगे। ठीक, कुसंगति का जुआ भयानक होता है। ठीक, तो ये वैल्यू थी और ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब इसके बाद आता है तीसरा एजीमुथल। हाँ, इसमें हमने एक चीज बढ़ा दी है फर्स्ट वाले में कि इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, जिसे आर वर्ग की वैल्यू भी इससे निकाली जा सकती है, साइज ऑफ ऑर्बिट। ये कक्षक आकार को बताता है, कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। अब इसके बाद जो है तीसरा आ जाएगा, हमने क्या कहा था, मांगे यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा तीसरा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तब आपको पढ़ना क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दें, यहाँ पर ये पूछ लेते हैं कि एल की टोटल वैल्यू कितनी है। अब भाई ध्यान दो, एल टोटल वैल्यू कितनी है, n=1 तो एल क्या मिलेगी, 0। ए की वैल्यू मिलेगी, वो कौन सी होगी, 0 होगी। ध्यान रखना, n=1 है यानी n की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू भी आपको 1 मिलेगी, कौन सी होती है, 0। उसके बाद अगर n की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। 2 का मतलब वो 2 नहीं, 0 मिलेगी और 1 मिलेगी। टोटल कितने नंबर हो गया, 2 मिलेंगे। ऐसे n=3 होगा तो एल की वैल्यू 0 1 2 होगी, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी होगी, 3। कौन सी, 0 1 और 2। उसके बाद अगर एल की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 4 मिलेगी, टोटल वैल्यू 4 होगी, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता।
बेटा बाप से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आता है, अब हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखो इसको इंग्लिश में लिखे ना, इसको इंग्लिश में लिख ले, जरा लिख दें। ठीक है, इंग्लिश में लिख दें, ये इंग्लिश में भी लिख दिया। ठीक है, डिस्क्राइब द सब एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इट रिप्रेजेंटेड बाय एल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। ठीक है, और एल की जो वैल्यू होती है वो एन पर डिपेंड करती है। अगर एन दिया गया है तो उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0 से n-1 तक होंगी। जैसे एन की वैल्यू अगर 1 है तो एल की वैल्यू 0 होगी। ठीक, टोटल वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 1 ही हुई, मतलब वो कौन सी है, 0। उसका एल 2 है तो एल वैल्यू 0/3 होगी। अगर कहीं पे ऐसा आता है तो आंख बंद करके आप एल की वैल्यू 0 लिखेंगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हमने ये बता दिया कैसे याद रहेगा आपके लिए, है ना। स्फेरिकल होता है तो 0 लिख दो। ठीक, अगर कहें कि एल के लिए आप लिखिए एस की वैल्यू, तो सॉरी एल पी के लिए एल को लिखिए तो क्या होगी 1, और डी के लिए एल क्या होगी 1 डबल नंबर होता है ना, तो क्या हो जाएगा 2, और एफ के लिए क्या हो जाएगा 3। ठीक, तो ये इस तरीके से आप निकालेंगे। अब आता है मैग्नेटिक, यहाँ पे समझा दें हम आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है, लेकिन इससे पहले एक और समझा दें। जैसे एल की वैल्यू 1 है, देखो पहले ऑर्बिट में केवल एस होता है ना, तो एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें केवल एस होता है, तो इसलिए ये 0 आ गई। एल इक्वल 2 होता है तो इसमें एस भी होता है और पी भी होता है, इसलिए 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। एन इक्वल 3 होता है, थर्ड ऑर्बिट में क्या होते हैं, 3 होते हैं, एस भी होते हैं और पी भी होते हैं और डी भी होते हैं, तो इसलिए एस के लिए एस वही होगा जरूर। तो एस पे इलेक्ट्रॉन है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर एस है तो उसके लिए 0 आएगा, पी है तो उसके लिए 1 आएगा, डी है तो उसके लिए 2 आएगा, ये हर जगह। अगर एन इक्वल 4 है तो एल यानी 4 है, 4 का बात कर रहे हैं, तो इसमें एस भी होता है, इसमें पी भी होता है, इसमें डी भी होता है और इसमें एफ भी होता है, तो इसके 2 आता है, इसके 3 आता है। ठीक है, तो 0 हो सकता है क्योंकि एन में भाई एन में एस भी तो हो सकता है, एस तो उसकी 0 है। एन इक्वल टू अगर 4 है तो उसमें पी भी तो हो सकता है, पी की वैल्यू क्या है 1 आई। अगर डी भी हो सकता है तो डी के लिए 2 आएगा, एफ भी हो सकता है तो 3 आ जाएगा। तो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, वो अलग डिपेंड करेगा कि आप किसके लिए लिख रहे हो, एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए, तो उसी हिसाब से ये हो जाता है। ठीक है, उसके लिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्या बताता है, ये बताता है कि, तो ये समझना आसान है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझना आसान है। जैसे क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताता है कि जैसे बात हमने सेल की कर ली, कोष की कर ली, उसके बाद हमने क्या की बात करी, वो कोष की बात करी, यानी सब एनर्जी लेवल की बात की। तीसरे नंबर पर जब हम आएंगे तो किसकी बात करेंगे, बिल्कुल सही बात है, ऑर्बिटल की बात करेंगे। ऑर्बिटल मतलब कक्षक की बात करेंगे। तो ये जो दिगंत क्वांटम संख्या यही बताती है कक्षक के बारे में, उपकोषों के बारे में ये बताती है। ठीक, इसको किससे दिखाते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से दिखाते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से दिखाते हैं, और इनकी वैल्यू यानी एम के मान जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं, एल पर डिपेंड करते हैं, एम के मान एल पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आ जाता है कि एल के मान क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर एम के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो एम के मान प्लस एल से लेकर के माइनस एल तक, या माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक हो सकते हैं, बीच में 0 आपको लिखना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, द क्वांटम नंबर विच डिटरमाइन टू द orbitals of sub energy levels of electron is known as, क्या कहेंगे, is known as magnetic quantum number। ठीक है, तो it is denoted by small m, the value of m depends upon the value of l। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें इसको। ठीक, और कह सकते हैं द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, m के संभावित मान क्या हो सकते हैं,
तो जैसे मान लो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m क्या हो सकते हैं, इफ m इक्वल टू प्लस क्या होंगे, m इक्वल टू प्लस l से लेकर के माइनस l तक। ठीक, अब इफ l इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर कहें l इज इक्वल टू, आप कह दोगे कि l इक्वल टू 1 है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी +1 0 और -1। कितनी वैल्यू आई, 3 वैल्यू आई। अगर l इक्वल टू कितना है, 0 है, एक वैल्यू है, तो m की वैल्यू भी एक ही आई है। ठीक, अगर यहाँ पर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी आई है, 1 2 3 आई है, यानी दुगने से एक प्लस में है। अगर हम कहें l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू कितनी आएगी, +2 +1 0 -1 और -2। क्या देख रहे हैं, अगर ये 2 है तो ये आया है, कितनी वैल्यू आई टोटल 5, यानी दुगने से एक प्लस। ठीक, l की वैल्यू जो है वो 3 है तो m की कितनी जाएगी, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे 7 हो गई। देखो टोटल वैल्यू फर्क है, एक को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल वैल्यूज ऑफ m कितनी हो गई, 7 हो गई है। ये कितना l इक्वल टू 3, जब l इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला लग जाएगा, कितना हो जाएगा, तो क्या है, दुगने से एक जाता है, इसका 2 टाइम्स करो, l का 2 टाइम्स करो तो कितना हो जाएगा 6 और 6 में +1। यहाँ पर वही चीज है, इसका 0 का दुगना तो 0 ही होगा। ठीक है, 1 का दुगना 2 होगा और 1 प्लस करो कितने हो गए 3, तो वैल्यू देखो 1 2 3 मिल गई। यहाँ 2 की वैल्यू कितनी है, l इक्वल टू 2 लिया था तो m वैल्यू कितनी आई थी, मतलब 5 आई थी, तो l को दुगना करो 2 टाइम्स यानी 4 और +1 करो तो ये वैल्यू मिल जाएंगे। ऐसे n इक्वल टू 3 है तो m वैल्यू 7 है, अगर इसको 2 टाइम्स करें और +1 करें तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी जनरल फॉर्मूला हो गया n + 2l 2l + 1, टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू द 2l + 1। m के कुल मान बराबर हो जाएगा 2l + 1, ये वैल्यू। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर आ जाता है हमारा क्वांटम संख्या। भाई इंग्लिश में लिख लोगे, बता दिया इंग्लिश में। ठीक है, दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट टू द ऑर्बिटल ऑफ सबसेल इन अ एटम। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। ठीक, द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ l। ठीक, इसका बता देंगे फॉर द वैल्यू ऑफ l, द वैल्यू ऑफ m विल बी +l2 -l ब्रैकेट लिख देंगे इंक्लूडिंग 0। ठीक, ये आप लिख लेंगे और एग्जाम्पल इसके लिख लेंगे। अब इसके बाद जो है अब हमारा अगला जो आता है वो आ जाता है स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, हिंदी में कहेंगे इंग्लिश में कहेंगे स्पिन क्वांटम संख्या और हिंदी में कहेंगे चक्रण क्वांटम संख्या। नाम से तो चल रहा है स्पिन, जिसे स्पिनर होता है वो क्या करता है, बॉल को घुमाता है, रोटेट कराता है उंगली में फंसा करके। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो इसीलिए इनको स्पिन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की डायरेक्शन को बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक, तो उसी हिसाब से इसकी वैल्यू को प्लस या माइनस किया जाता है। तो आप कह सकते हो, यानी कि आप क्या कहेंगे कि वो क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के किसको बताती है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है, वो क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है उसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम संख्या, उसको कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। कि द क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट टू द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ठीक है, इज नोन एज स्पिन क्वांटम संख्या। और जैसे यहाँ पे तुमने ये बना दिया, ये देखो ये घूम रहा है इस तरीके से। ठीक, ये इस तरीके से घूम रहा है ऐसे। ठीक है, और ये इस तरीके से ऐसे घूम रहा है। तो ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दो ही तरह की हो सकती है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू या तो लेंगे +½ या लेंगे -½ ठीक, +½ या -½ एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट है। ठीक, तो ये क्या हो गया, +½ या -½ ठीक, तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे बता दिया हमने। ठीक है, और हिंदी में भी
क्या लिखने बता दिया है, तो हम लिख दे रहे हैं। लिखने में बड़ा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है लिखने में यार। तो दो तरीके की स्पिन हो गई इसकी, ठीक। तो ये दिखाया गया है। ये मान लो हम कह देंगे स्पिन अप है, स्पिन अप, ठीक। तो इसके लिए एस इक्वल टू लिखेंगे प्लस हाफ। अगर हम ये कहें कि स्पिन डाउन है तो एस इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ, ये वैल्यू हो जाती है, ठीक। इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट टू द स्टेट ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है। और द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन में बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, स्टेप अप और स्टेप डाउन हो सकता है। तो द वैल्यू ऑफ एस में बी प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। प्लस हाफ या माइनस हाफ हो सकती है, ठीक। दो तरीके की हो सकती हैं, ठीक है। वो डायग्राम में दिखाई गई है, ये देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का जो है वो आपका होता है एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम, चक्रण कोणीय संवेग। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उसकी वजह से उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होगा, तो एस प्लस वन अंडर रूट में होगा और इनटू कर देंगे एच। एच क्या है, एच जो होता है प्लांक क्वांटम सिद्धांत होता है। तो इस तरीके से हमारी चारों बड़ी संख्याएं वो खत्म हो गई। हमने आपको पहले बताया कि पहले सबसे पहले क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसके बारे में बताएगी, ये बताती है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल के बारे में, ठीक है। उसके बाद आती है फिर आपकी दिगंष्टीय क्वांटम संख्या, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के सब एनर्जी लेवल के बारे में ये बता देती है। कौन सी, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड जो आती है वो हमारे कौन सी आती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आती है, ठीक। ये ऑर्बिटल के बारे में बताती है, जो कोष में ऑर्बिटल है, सब सेल में जो ऑर्बिटल्स है उनके बारे में बताती है, ठीक। उसके बाद फिर आता है स्पिन क्वांटम नंबर, और ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन कैसे हो रहे हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो कैसा स्पिन हो रहा है वो इसके बारे में बताती है। और हमने ये सब रिलेशन जो है वो पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अब हमारे क्वांटम नंबर सब लगभग खत्म हो गए। अब इस पे हम 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाए, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। आपसे वो कह दें, क्वेश्चन देते हैं कि राइट द वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर फॉर n इक्वल टू 3, n बराबर 3 के लिए सभी क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए, ठीक है। राइट द ऑल वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर फॉर n इक्वल टू 3। तो n इक्वल टू 3 है, तो यहां से हम आंसर भी लिख सकते हैं कि अगर n इक्वल टू 3 दिया गया है, इसका मतलब n की कितनी हो सकती है, तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, इसके अलावा और नहीं हो सकती। भाई ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर l होता है, तो क्या होता है, n इक्वल टू 3 है तो ये होगा n माइनस 0 से लेकर n माइनस 1 तक, ठीक। तो इसकी 0 फिर 1, ये 2 आ जाएगा। अब जब n इक्वल टू 0, 1, 2 है तो इसके बाद n की वैल्यू, तो n की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, इसके लिए 0 ही होगी। इसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी, +1 होगी, 0 होगी और -1। इसकी कितनी होगी, +2 होगी और +1 होगी और 0 होगी और -1 होगी और -2 होगी। तो ये जो वैल्यू आई है इतनी, इसके लिए 3 वैल्यू मिल रही है ऐसे, ठीक। इसके लिए ये वैल्यू 5 मिल रही है। अब अगर n इक्वल टू तुमने 3 लिखा, n इक्वल टू 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू कितनी होगी, काश का +3 होगी, +2 होगी, +1 होगी, 0 होगी और उसके बाद फिर क्या होगी, -1 होगी, -2 होगी और -3 होगी। मतलब अगर n की वैल्यू 3 होगी नहीं, इसके लिए क्यों, क्योंकि 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि n इक्वल टू 3 है तो n की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। बाप बेटा बाप बराबर नहीं हो सकता, ये बेटा है ये बाप है, ठीक है। तो इस बराबर नहीं, कम रहेगा। अब हाँ, इसके लिए n की हो गई, l की हो गई, m क्या बचा s, तो s के लिए प्लस माइनस हाफ ये भी होगा, प्लस सबके लिए प्लस माइनस जितने हैं ये प्लस माइनस हाफ लिखेंगे और इन सब के लिए भी प्लस माइनस हाफ लिखेंगे। हर इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस माइनस हाफ होगा, या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो ये हमारी एल की वैल्यू हो गई, एन की हो गई, एस की। अगर हम कहें कि टोटल वैल्यू बताइए,
जैसे हम कह दें n इक्वल टू 3 के लिए n के कुल मान बताइए, ठीक है, द टोटल वैल्यूज ऑफ n फॉर n इक्वल टू 3। तो क्या हो जाता है इसके लिए, तो इसके लिए वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये कि n वैल्यू ऑफ n क्या होती है, प्लस l से लेकर के 0 और माइनस l तक। तो अगर आपने कह दिया n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, +3 +2 और n को टोटल निकालनी तो पहले l निकालेंगे, ठीक, जैसे ये निकाला है तो l को कितनी 1 2 3, तो l को कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 हो गई, ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी 9। तो n किसी भी n के लिए जो n वैल्यू होती है ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे मान लो हमने कहा है यहाँ पर n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 किया तो पहले हम l को निकालें, तो l कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, फिर हम n को निकाल सकते हैं। टोटल कितनी आ रही है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रही है, 9 वैल्यू होगी टोटल। अगर हम कहें यहाँ पर l इक्वल टू 3, इसके लिए निकालिए n की टोटल वैल्यू, तो n की टोटल वैल्यू की वैल्यू कितनी थी 2l + 1। टोटल वैल्यूज ऑफ n फॉर l क्या होता है 2l + 1, 2 × 3 + 1 कितनी हो जाएगी 7, ठीक है, n कुल मान, n के कुल मान, तो n कुल मान कितने होते हैं 12 + 1। इस तरीके से ये डिमेंशन भी हो गया, ठीक है, और भी हैं जो आप कर लेंगे।